Welcome and namaskar. Today we will dive deep into the world of journalism and beyond as we have a very special person, a distinguished guest, and that is Professor Deepak Dwivedi, who is a seasoned journalist with over 3 decades of invaluable experience with leading media houses in India and abroad. And as a political editor, he has covered, I would say, sensitive ministry meetings, regular Prime Minister ki jitni bhi briefings hain, cabinet proceedings, and definitely offering, unique insights into the political landscape. And with an impressive track record, he now serves as a chairman and editor-in-chief of Blitz India. So without further ado, I want to welcome him to ITV Gold and welcome to New Jersey, welcome to America. आप पहले मुझे ये बताएं कि how are you doing? Blitz में I started my career with Blitz. I completed my post-graduation MSc Organic Chemistry from Lucknow University. अच्छा. उसके बाद में मैं लिखता था और रूसी करंजिया जी के साथ मेरा एसोसिएशन पार्ट टाइम था. उसके बाद 90 से 94 तक मैंने उनके साथ बॉम्बे में काम किया. बहुत कुछ सीखने को मिला जर्नलिज्म में. उसके बाद मैं दिल्ली में मैं पत्रकारिता शुरू की. तो पत्रकारिता का जो एक बड़ा प्रभावशाली, एक वेरी इम्पोर्टेंट एंड इम्पैक्टफुल फेज, वो भी मैंने देखा, इररिलेवेंस होते भी देखा और गिरती हुई पत्रकारिता को भी देखा एंड वेरी इररिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी वो दौर देखा. बिल्कुल. लेकिन अब हम देखते आ रहे हैं कि काफ़ी कुछ बदलाव के लिए एक वातावरण तैयार हो रहा है देश में और देश के बाहर. बिल्कुल. उस वातावरण को तैयार करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ा उसका श्रेय जाता है. क्योंकि मीडिया क्या, मीडिया जो सामने दिखेगा वही छपेगा और वही प्रसारित होगा. उन्होंने कंप्लीट देश के वातावरण को, इकोसिस्टम को डेवलपमेंट से जोड़ दिया है. बिल्कुल. जैसे आप बोल रहे हैं कि वातावरण देश का बहुत ही बदल गया है, तो आप मुझे ये बताएं कि अभी 10 साल में आई हैव सीन इट माई सेल्फ कि बहुत सारी चेंजेस आई हैं इंडिया में, स्पेशली हमारी यंगर जनरेशन के लिए. तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक फेज आया है जिसको विकास का एक युग शुरू हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुजरात से अनुभव था. जब तक वो गुजरात में थे तो देश में एक बात कही जाती थी कि विकास का गुजरात मॉडल लोग देखने जाते थे. लेकिन जब उनको देश में प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने जो कुछ उनका अनुभव था प्रदेश का, उसको उन्होंने देश के ऊपर अप्लाई किया. अच्छा. और आज की तारीख में पिछले 10 वर्षों में चाहे हमारे IITs हों, IIMs हों, अदर इंस्टीट्यूशंस हों, हमारे यहाँ इकोनॉमी की चीज़ हो, हमारे यहाँ ओपन एजुकेशन की बात हो, एब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ को लाने की बातचीत हो, हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की चीज़ हो, गाँव के एग्रीकल्चर, उन्होंने इतनी सारी स्कीम्स और इतना सारा उसका सिलेबस बढ़ा दिया डेवलपमेंट का. पहले डेवलपमेंट का सिलेबस कम होता था, सब लोग उसको आसानी से लेते थे, कोई सीरियसली नहीं लेता था. बिल्कुल. आदमी समझता था कि विकास का काम सिर्फ सरकार का काम है. लेकिन मोदी जी ने ये चीज देश में दिखा दी कि विकास के काम में ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड रिलेटेड विद द डेवलपमेंट कॉज एंड इश्यूज. इन सारे कामों के लिए उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को जोड़ दिया. बिल्कुल. बिल्कुल. उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाया. उसके डिजिटलाइजेशन के बारे में जो लोग कहते थे कंप्यूटर आएगा पहले कि सबके रोजगार खत्म हो, आज तारीख में गांव-गांव का बच्चा स्मार्ट
मोबाइल देख रहा है, उससे ट्रांजैक्शन कर रहा है, उससे बैंक का पैसा देख रहा है। तो ये एक बदलाव ये दुनिया के सामने, और दुनिया इससे आश्चर्यचकित है। बिल्कुल, एंड आई थिंक डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा लाइक यहाँ के जितनी भी जनता है, वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड कि मोदी जी ने इतनी सारी चेंजेस लाए इंडिया में। पर मेरा सवाल ये है कि इंडियन डायस्पोरा जो है हमेशा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है, स्पेशली रेमिटेंसेस यहाँ से बहुत पहले जाती थी। एंड अभी क्या होता है कि मोदी जी हैं या अपने जयशंकर जी हैं, दे हैव पुट लाइक द डायस्पोरा इन द फॉरेन पॉलिसी। तो टेल मी वन थिंग, हाउ कैन लाइक हमारी यंगर जनरेशन है जो कि यहाँ पे पली बड़ी है, हाउ कैन दे गेट इन्वॉल्व ओवर देयर? देखिए, मोदी जी के आने के बाद एक चीज़ तो ध्रुव सत्य है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि भारतीय पासपोर्ट की हैसियत बढ़ी है। बिल्कुल, भारतीय पासपोर्ट का सम्मान बढ़ा है। हर भारतीय का किसी भी देश में विदेश में रह रहा है, उस भारतीय को फक्र होता है कि मेरे देश का लीडर सारी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। बिल्कुल। कोरोना के टाइम पर 150 से ज़्यादा देशों को उन्होंने मदद की, सबसे ज़्यादा कंट्रोल हिंदुस्तान में किया, और उस परेशानी के दौर में दूसरों को मदद करके दिखाया कि किस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ना चाहता है। यूथ को जोड़ने के लिए उन्होंने, अब जिस देश में प्रधानमंत्री जी जाते हैं, इतने एक जैसे उत्सव के तौर पर सारे डायस्पोरा के लोगों से मिलते हैं। बिल्कुल, उसकी ऐसी तैयारियां होती जैसे दीपावली की तैयारी हो रही है। सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, घर घर में एक पड़ोसी दूसरे को साथ ले जाता है। अभी उनका कितना बड़ा शो अबू धाबी और दुबई में हुआ है, जिसके बारे में बियॉन्ड द इमेजिनेशन। एब्सोल्युटली। वो कोई भाड़े के आदमी नहीं थे, वो मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री के प्यार में उमड़ी हुई भीड़ थी, जो किसी न किसी तरीके, और सब सीजन लोगों की थी, पढ़े लिखे लोगों की थी, जो अपने देश के प्रधानमंत्री को कि उसका दुनिया में महत्व बढ़ रहा है, भारत का महत्व बढ़ रहा है, वो सुनने के लिए और उनको इनकरेज करने के लिए, बकअप करने के लिए उनके साथ खड़े होते हैं। आज तारीख में कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है जहां पर भारतीय व्यक्ति की, भारतीय नागरिक की, भारतीय मूल के किसी भी व्यक्ति का सम्मान न पड़ा हो। बिल्कुल। इंडियन स्टूडेंट्स जहाँ भी हैं, अभी उन्होंने बहुत रिसेंटली जो मेडिकल का एग्जामिनेशन होता है नीट, जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए एग्ज़ाम दिया जाता है, 15 देशों में उन्होंने उसके सेंटर्स को ओपन कर दिया कि कोई अफ्रीका में है, कोई मिडिल ईस्ट में है, कोई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में है। उन सारे देश के बच्चे जो लोग हिंदुस्तान नहीं आ पा रहे हैं, उनका एग्ज़ाम उन्होंने वहीं पे कराने का फैसला लिया है। ये कितनी बड़ी चीज़ है। तो इन चीज़ों से यूथ ही नहीं, उनके पेरेंट्स जो मोटिवेटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वेल विशर्स हैं, उन सबकी डिमांड पर उन्होंने काम किया है। बिल्कुल। यूथ्स के लिए स्टार्टअप शुरू किए हैं। तो एक नहीं, अनेकों ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके लिए कि आपको घर में बैठना नहीं है, सारी स्कीम्स हैं, अपने आप को मोबाइल है, आप देखिए, और सारा चीज़ ऑनलाइन किया है। अच्छा। तो इससे यूथ्स को जोड़ने के लिए जो हायर स्टडीज़ के हैं, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने अलग से देश में बहुत बड़ा गेटवे ओपन किया है। जो हमारे मीडियम क्लास के बच्चे हैं, जो हमारे ग्रामीण भारत के लोग हैं, यूथ, उन सबको कहीं ना कहीं उन्होंने स्वरोजगार देने के लिए मेड इन इंडिया स्कीम के तहत ऐसी तरीके से जोड़ा है कि अब कोई खाली रहना संभव नहीं है। तो इसके लिए वो लगातार अगली जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। हर व्यक्ति के मन में चीज है कि देश में केवल एक ही काम हो रहा है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और डेवलपमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नागरिकों के साथ साथ उन्होंने पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी को ऐसे कसा है कि उसको उतनी तैयारी करके आनी पड़ती है जितनी बीएससी और एमएससी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए हम लोगों को खुद पढ़ना पड़ता था। बिना तैयारी के उनके पास कोई जाने की स्थिति में नहीं रहता है। बिल्कुल। तो उन्होंने एक इकोसिस्टम ऐसा बना दिया कि जो डेवलपमेंट के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सहयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल।
You know, आप ये सब मुझे बोल रहे हैं and really I'm really proud of what Modi ji has done. But I also want to congratulate you क्योंकि अभी आप इधर आए हैं, आपने Blitz India को अनाउंस किया कि अभी उसका US एडिशन भी होएगा इधर. So tell us कि what is that going to make, like how is it going to be different from anything else and how is it going to help us as Indian diaspora here? देखिए, हमने ब्लिट्स को जो पुराने देश के जर्नलिस्ट थे, जो अलग अलग विचारधारा के थे, उनके बारे में मुझको उन सबको तैयार करने में कम से कम 1 साल का वक्त लगा. हाँ जी. कि आप लोग डेवलपमेंट के बारे में लिखिए, अच्छा, साथ में जुड़िए. किसी ने कहा कि ऐसा मोदी जी की चापलूसी में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है. किसी ने कहा कि साहब ये अलग तरीके की अपनी दुकान खोली जा रही है. ये सब चीज़ें बहुत छोटी हो गई. हम लोगों ने बहुत अच्छा युग भी देखा, खराब युग भी देखा और बढ़ते भारत का भी युग देख रहे हैं. लास्ट अंतोगत्वा क्या चीज हुआ कि मैंने कहा भाई मोदी जी का शब्द मत लिखो. आपको मोदी जी अच्छे नहीं लगते हैं, फॉरगेट मोदी जी. बीइंग ए जर्नलिस्ट जो काम है वो तो लिखना पड़ेगा. हम तो आपके दरवाजे इसीलिए आए हैं. जिस दिन मैं आपसे कहूं कि मोदी जी के बारे में उनका यशोगान लिखिए, उस दिन मेरा साथ छोड़ देना. और ये किसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है. ब्लिट्स इंडिया को नए रूप में शुरू करने के लिए एक नॉन प्रॉफिट, एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया, जिससे लोगों का भरोसा और विश्वास जमे. उसमें सारे सीनियर लोगों को जोड़ा गया. अच्छा. और शर्त ये थी कि आप नहीं करना चाहते मोदी जी का यशोगान मत कीजिए, लेकिन इथिक्स और प्रोफेशन ये कहता है, प्रोफेशनल इथिक्स, कि जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको कितना रिसर्च के साथ कितना अच्छा सजा सकते हो आप. बिल्कुल. देश के अंदर आप वही चीज आपको देनी है, देश के बाहर देनी है. तो ब्लिट्स इंडिया का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि जो देश के अंदर पिछले 10 सालों से अच्छे काम हो रहे हैं, बिल्कुल, उसको दुनिया के प्रत्येक देश तक पहुंचाना, उसके बारे में उनको गहराई से बताना और उसके लिए उनको जोड़ना. ये ब्लिट्स इंडिया का वो काम है, क्योंकि हमारी एम्बेसीज, हाई कमीशंस के एक लिमिटेड उनका काम है. अच्छा. वो अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकते. उनके प्रोटोकॉल्स हैं. बिल्कुल. उनके मंडे टू फ्राइडे तक उनको काम करना होता है. लेकिन आप यहाँ जानते हैं, आप लोग मीडिया के हैं, मैं भी उसी फील्ड से हूँ. मीडिया को 24/7 काम करना पड़ता है. हर दिन लोगों को शक्ल दिखाना पड़ता है कि कोई चीज़ आप झूठ नहीं बता रहे हैं, कोई, क्योंकि मार्केट में क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो कोई सामने नहीं आएगा. Absolutely. तो हम लोगों को वो एक जो प्रयास शुरू किया, उस प्रयास में हमको देश के लोगों का सहयोग मिला, देश के पत्रकारों का सहयोग मिल रहा है. और अब एक डेवलपमेंट के लिए आपको समझना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, आपके ब्रेन को अप्लाई करना पड़ेगा. पहले आदमी समझता था कि अखबार का मतलब है कि कुछ छोटी मोटी इधर उधर की खबरें लिख दी और सिंगल कॉलम, डबल कॉलम आपने पढ़ ली, हमारी प्रसन्नता लिख दी, दैट इज ओवर. लेकिन जो डेवलपमेंट की जर्नलिज्म शुरू हुई है, हम कह सकते हैं कि ब्लिट्स ने एक अगुवाई की है. मेरा ये निवेदन है देश के अंदर भी, देश के बाहर, कि डेवलपमेंट का जो सिस्टम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, नरेंद्र मोदी जी ने, तो उन्होंने डेवलपमेंट की जर्नलिज्म का भी जन्म उन्होंने आजादी के अमृत काल में कराया है. केवल प्रधानमंत्री जी ने देश को विकास के रास्ते पर ही नहीं बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, विकास के बहुत सारे डेवलपमेंट की रिसर्च करा रहे हैं. और डेवलपमेंट जर्नलिज्म की जो शुरुआत हुई है वो आजादी के अमृत काल से हुई है. और हम लोगों हम लोग इनिशिएटिव लिया है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सबके बीच में जाए, सब लोग जाने और ये बड़ा एक मूवमेंट बने. हम लोग का प्रयास ये है. यू नो, आप इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, सो टेल मी, और भी कोई इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं ब्लिट्स इंडिया ने? ब्लिट्स इंडिया हमने हिंदी और इंग्लिश में वीकली टैबलॉइड हमारा देश के अंदर है. हाँ. और हम लोग उसको सारे स्टेट्स में ले जा रहे हैं. और चूंकि हिंदुस्तान के बाहर कोई ऐसा फोरम नहीं था, बिल्कुल, कि जो विकास, क्योंकि 2010 के बाद जिस आंधी के तरीके से विकास हो रहा है, तो उसका कहीं रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी है. बिल्कुल. हमारा जो विदेशी मीडिया है, खास तौर से यूरोपियन और अमेरिकन मीडिया,
वो हिंदुस्तान की शक्ल से ही उसको नफरत लगती है, वो देखना ही नहीं चाहता, वो हिंदुस्तान के मीडिया को समझता ही नहीं कुछ है। तो एक ये हमने एक सबके कोशिश से प्रयास किया है कि उनके मुंह पर ये तमाचा है कि तुम जो कर रहे हो, तुम्हारे पीछे विश्वमन क्या है और जो हिंदुस्तान का डेवलपमेंट जर्नलिज्म है वो क्या है। कम सिट टुगेदर, टॉक टुगेदर एंड डिबेट टुगेदर। आपको हम बताएंगे कि डेवलपमेंट जर्नलिज्म तो डेवलपमेंट के बाद ही शुरू होगी। बिल्कुल। तो वो डेवलपमेंट जर्नलिज्म की हम एक कोशिश में हैं, सारी दुनिया में लोग जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए हमने ब्लिट्स का यूके एडिशन निकाला है, ब्लिट्स का मिडिल ईस्ट एडिशन दुबई से निकाला है, और आप सबकी सहयोग से 2 दिन पहले यहाँ अमेरिका में न्यूयॉर्क में ब्लिट्स का यूएस एडिशन निकाला है। वो इसलिए निकाला कि धीरे धीरे हम पेनिट्रेट करेंगे, बताएंगे कि हमारा हिंदुस्तान इंडो अमेरिकन सिस्टम कैसे विकसित हो रहा है, कैसे पॉलिसीज को लेके एक नए तरीके का ग्लोबल डेवलपमेंट का इकोसिस्टम बन रहा है। प्रधानमंत्री अगर देश में बात करते हैं तो हफ्ते में हर दिन हिंदुस्तान के विकास की बात करते हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। उन्होंने G20 में वो इतिहास रचा है, वो नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल इतिहास नहीं है, बिल्कुल देश की हिस्ट्री में लिखा जाने वाला स्वर्णिम अध्याय है। उन्होंने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर अपने घर को बढ़ाने के लिए नहीं किया, दुनिया को एक सूत्र में बांधने के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया है और वो करके दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा कितना बड़ा अबू धाबी के अंदर हिंदू मंदिर, उन्होंने जो देश के अंदर वो कहते हैं कास्ट, क्रीड एंड रीजन, इनकी बात नहीं होगी, वो करके दिखाया मंदिर को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हर भारतीय के लिए एक ऐसा उन्होंने लिगेसी बना दी है कि 1000 साल की जो उन्होंने अभी बात की है देश की नींव बनाने की, कितना बड़ा राम का मंदिर बनाया, 500 साल का इतिहास, उसके पीछे राजनीति होती चली आ रही है, अलग अलग कहानी, कितनी सिंप्लीफाई तरीके से। और उन्होंने केवल राम को हिंदुस्तान से नहीं जोड़ा, किसी कास्ट एंड क्रीड से नहीं जोड़ा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। बिल्कुल। कि वहां लोग आए और सारी दुनिया के टूरिस्ट आए और देखे कि राम एक इंस्टीट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो उन्होंने कहा है। राम कोई किसी मंदिर के अंदर बैठी हुई एक मूर्ति नहीं है। तो इतना उन्होंने जब काम किया है तो इक्विवेलेंट टू, हमको कोई संदेह नहीं, ये ईश्वर का प्रतिनिधि ही कोई आदमी काम कर सकता है। बिल्कुल। अगर ये कहा जाता है कि जब जब अधर्म, एट्रोसिटीज बढ़ती हैं, तब ऊपर वाला भगवान एक कोई अपना प्रतिनिधि, चाहे जिसको अवतार कह लीजिए, चाहे उसको देवदूत कह लीजिए, बना के भेजता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें कोई वो देवदूत से कम नहीं है। हर आज बस अंतर ही इतना है कि अभी चूंकि राजनीति हिंदुस्तान की ऐसी है कि आदमी उनको ईश्वर के अवतार के रूप में कहने से झिझकता है कि लोग ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर चिपट पड़े कि ये तो बहुत ज्यादा उनकी चापलूसी में लग गया है। लेकिन राम मंदिर की स्थापना, अबू धाबी में हिंदू मंदिर की स्थापना, वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को, तो ये मोदी जी के अंदर ये कोई, वो एक देवदूत और ईश्वर के अवतार साक्ष्य हैं। इसमें कोई, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखों की भाषा जानते हैं, ये कौन आदमी है भाई? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहे हिंदुस्तान के, हमारे सबके, उनके पास ऐसा तो नहीं कुछ अलग से ताकत आ गई। 1947 के बाद से जितने देश के प्रधानमंत्री रहे उन सबके पास एक ही ताकत थी, एक ही आवाज था, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन था। क्यों इतना बड़ा राम मंदिर बना के पूरे दुनिया में देश का नाम बढ़ा दिया? तो अलग से तो किसी दूसरे देशों ने तो ताकत नहीं दी। बिल्कुल। तो ऐसा व्यक्ति देश का लिए ईश्वर का प्रतिनिधि है, अवतार है और देवदूत है, इसमें कोई हम लोग को फक्र है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिर में आप हमारे जो भी यहाँ पे ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक प्रयास है, सारे लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जो इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, बिल्कुल, लोकल मीन्स यहाँ अगर हम लोकल की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर, और ग्लोबल वैश्विक स्तर पर, तो वो जो भी प्रयास कर रहे हैं उनको किसी न किसी माध्यम से आगे जरूर बढ़ाएं।
हमारा थिंक टैंक्स की अब्रॉड में दुनिया के सारे देशों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके लिए हम सेमिनार्स आयोजित करते हैं, सिम्पोजियम्स करते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जहाँ पर हर लोग अपनी बात, पहले हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान इतना नीचे था कि शर्म महसूस करते थे और कहा जाता था ये इंडियन है, चलो उसकी बात बाद में सुन लेंगे। अब उसको सबसे आगे बुलाते हैं। तो जितने भी काम डेवलपमेंट के हमारे नेशनल लेवल पे हो रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर, हमारे डायस्पोरा के लोगों से इस बात की एक विनम्र हमारा उनसे निवेदन है, व्हाट्सएप के जरिए, टेक्स्ट के जरिए, जो भी अच्छी चीज़ है, ये नहीं कि जो आ रहा है उसमें हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ब्लिट्स भी कंट्रीब्यूट कर, बहुत सारे अखबार कर रहे हैं, आप लोग इतना ज़्यादा कर रहे हैं। और स्पेशली इसके लिए मैं डॉक्टर सुधीर पारिक जी का बहुत हृदय से आभारी हूँ। जब मैंने उनके बारे में, उनको मैं पहली बार यहाँ आके मिला हूँ और उनके बारे में जब मैंने सारा कुछ सुना और देखा तो मुझको ये चीज़ अनुभूति हुई कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान को बदलने की पूरी कोशिश में लगे हैं, तो अमेरिका के डायस्पोरा को बदलने के लिए नरेंद्र मोदी जी के एक प्रतिरूप के रूप में डॉक्टर सुधीर पारिक जी यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनको हम सभी को सहयोग की ज़रूरत है और ब्लिट्स का पूरा सहयोग रहेगा। उनके अंदर विनम्रता, सादगी और डेडिकेशन जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो अमेरिका के डायस्पोरा को और मजबूत करेंगे और उसको लगातार हिंदुस्तान से जोड़ने का प्रयास करेंगे। Thank you so much and wishing you all the best. Thank Thank you. you. Thank you. Thank Thank you. you.